एवरीवन? यस। ओके, लेट्स बिगिन। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे मैसेज आया, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ हिम। क्या नाम था आपका जिन्होंने मैसेज किया था ओशन मॉर्फोलॉजी के लिए? व्हाट्स योर नेम? सिद्धार्थ। वेरी गुड। तो सिद्धार्थ का मैसेज आया कि सर, और उन्होंने और भी चीज़ें की थी, लेकिन यही टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है कि मुझे लगा पहले इसको करता हूँ, बाकी पेरिफेरल वाली चीज़ों को हम देख लेंगे। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ओशन फ्लोर मॉर्फोलॉजी के बारे में, मतलब कि ओशन का जो फ्लोर है वो कैसा है, क्या क्या है उसमें, सारी चीज़ों को देखेंगे, मतलब A to Z, है ना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये बताइए कि अर्थ की जो सरफेस है उसकी बीनीथ में जब हम जाते हैं तब हमको पता चलता है कि वहाँ पर क्रस्ट, मेंटल और कोर है। ये हमको कैसे पता चलता है? नहीं, इसको सिस्मिक वेव इज द वन ऑफ द, मतलब कि इतने सारे वेव में से एक ऐसा वेव है जिससे पता चलता है दो तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के सोर्सेज अलग हैं, इनडायरेक्ट के सोर्सेज में से एक हमारा सोर्स है जिसको हम लोग सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, जिसके जरिए से हमें आपके डेप्थ के बारे में पता चला। तो अब बताइए उसी तरीके से जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट को मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक चीज़ मैं ले लूँ, थोड़ा एक ब्लैंक पेपर ले लूँ, आजा भाई, no home new slide blank paper, है ना। चलो देखो, आपकी जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट की लेंथ वो कितनी है, थिकनेस कितनी है क्रस्ट की? क्रस्ट की 35 किलोमीटर तक है ना, और ये वैरी करती है। ओशन में कितनी है? 5 किलोमीटर। और जो आपका जो आपकी अर्थ की जो क्रस्ट है ना वो उस पर आपका 35 से 70 किलोमीटर तक वैरी करती है ना। अब हमारा जो मेन फोकस है, आज हम लोग ओशनिक मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें, तो इस वजह से मैं इसकी थोड़ा सा ग्लिप्स ले रहा हूँ। जो ओशन की जो ये 5 किलोमीटर की जो है थिकनेस, मान लीजिए कि ओशन की थिकनेस है 5 किलोमीटर, तो इसका जो सी बेड है, सी बेड से लेके सी बेड पे बहुत ऊपर नीचे बहुत सारी इसमें चीज़ें बनी हुई हैं, तो उसके बारे में पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें, इसमें आपका एस्थेनोस्फीयर का कॉन्सेप्ट भी आएगा, लिथोस्फीयर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, मेंटल के अपर पोर्शन की भी बात होगी, प्लेट्स की भी बात होगी, डाइवर्जेंट प्लेट की भी बात होगी, कन्वर्जेंट प्लेट्स की भी बात होगी, और उनके मोमेंट की वजह से जो भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें बनती हैं, जैसे कि ट्रेंच बनती है, रिफ्ट वैली बनती है, रिजेस बनती हैं, सी माउंट, गयोट, ऐसी सारी चीज़ें जो आज हम लोग देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो एक चीज़ का हमें जवाब दीजिए कि ये अंदर जितने मैंने आपको नाम लिए, चाहे सी माउंट को ले लो, चाहे वो आइलैंड को ले लो, चाहे ओजेस को ले लो, चाहे आप रिफ्ट वैली या ट्रेंचेस कुछ भी ले लो, मिड ओशनिक रिजेस के बारे में ले लो, हमको पता कैसे चला कि भाई नीचे सी बेड में भी ये सब है? कोई बता सकता है कैसे पता चला हमको कि सी बेड में भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं? वो बॉडी वेव्स की वजह से। किसकी वजह से? बॉडी वेव्स की वजह। बॉडी वेव्स मेरे बच्चे, हम लोगों ने बताया था, बॉडी वेव्स सरफेस के नीचे चलती हैं, मतलब कि क्रस्ट के नीचे चल रही होती हैं। सॉरी, कम अगेन। टाइड्स, TIDES, दिस नहीं, टाइड्स नहीं, टाइड्स नहीं है, कुछ और। व्हाट एल्स? थिंक कभी सोच, मतलब अब जैसे मैंने आपको कितने नाम बताए, अभी तो मैंने जितने नाम, उसमें कैनियंस है, कंटिनेंटल स्लोप है ना, ये सब चीजें बताई, तो कैसे पता चला? वेरी गुड, सोनार। व्हाट इज सोनार? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या है, मतलब कि एग्जैक्टली क्या है? सोनार किसी ने बोला? सोनार इसका मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हाँ, और दूसरा क्या कह रहे हैं?
हाँ, अल्ट्रासोनिक वेव। अब इसमें होता क्या है कि सोनार एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कहीं पे लगाया जाता है। अब वो एक नीचे से साउंड वेव्स को नीचे भेज रहा होता है। जैसे सपोज एक मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट ये है, इसमें सोनार इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और ये नीचे से ऐसे ऐसे साउंड वेव्स भेजेगा, किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से भेजेगा। अब जब ये वेलोसिटी से भेजता है और अगर कोई चीज़ मान लीजिए यहाँ पर है, सरफेस है यहाँ पर है, तो जितनी स्पीड में गई थी उतनी स्पीड में ये वापस चली गई, तो लगा कि नहीं फ्लैट नॉर्मल है। लेकिन जब सोनार यहाँ पर आया और उसने फिर साउंड वेव भेजी तो उसने कहा कि यार गई तो बहुत स्पीड में थी हमारी, लेकिन बहुत स्पीड में ही उसकी जो साउंड वेव थी वो वापस आ गई। इट मीन्स कोई चीज़ यहाँ पर, पहले यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आया तब ये यहाँ से वापस आई, अब की बार यहीं से वो वापस आ गई। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर है। इसी तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करने के बाद सोनार के जरिए से हम लोगों को पता चला कि कहीं ना कहीं नीचे की जो आपका सी बेड है वो एकदम इक्वल नहीं है, कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे, कहीं पे बहुत गहरान है। तो सोनार के जरिए से हमको पता चला। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी जिसके जरिए से हमको पता चला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कोशिश करिए बताने की। आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में या नहीं? स्वाथ बैथिमीटर, ध्यान रखिएगा, स्वाथ बैथिमीटर ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है या एक तरीके का मैकेनिज्म है कि जिसके जरिए से हम ओशन की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ओशन की स्टडी करते हैं, ओशन की स्टडी करते हैं। इसमें होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या है कि जो आपका शिप होती है, जैसे ये एक शिप है, ठीक है, एक ये शिप है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसके नीचे एक हम वो बना देते हैं, एक बीम टाइप की हम ऐसे भेजते हैं, और ये जब बीम चल रही होती है तो जहाँ जहाँ पे ये जा रही होती है वहाँ का एक मैप क्रिएट करती चली जाती है, एक इमेजनरी, वो कुछ इसी तरीके कुछ इमेज बनाती चली जाती है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो जहाँ जहाँ ये जाती जाएगी, जैसे यहाँ पर पहले थी तो यहाँ से पहुँची तो ये पीछे एक इमेज क्रिएट करती हुई चली जाती है, एक मैप बनाती हुई चली जाती है। और इसी प्रोसेस को स्वाथ बैथिमीटर बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसके अंदर से एक लाइट तरीके की निकल रही होती है और जहाँ जहाँ ये लाइट जा रही थी वहाँ पर वो ओशन फ्लोर का एक मैप क्रिएट कर देती है। अब उस ओशन फ्लोर की मैप की रीडिंग करने के बाद हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि नीचे का जो ओशन फ्लोर है वो किस तरीके का है ना। तो सोनार और स्वाथ बैथिमीटर वो दो तरीके हैं कि जिनके जरिए से हमने ओशन के डेप्थ में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हमने जान लिया। अब अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए कि भाई ओशन की जो डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं है, आई नो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत से बहुत एवरेज अगर डिस्टेंस लें तो 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम इतनी डेप्थ में हम लोगों ने डायरेक्ट जाके चीज़ों को पता क्यों नहीं किया? कभी भी जानने की कोशिश की डायरेक्ट? यही कंडीशन है कि इतना ज़्यादा वहाँ पर उसका प्रेशर है कि अगर हम वो जाएंगे ना तो लगेगा मतलब एक एक आदमी मतलब धंस जाओगे, इतना प्रेशर है। तो उस प्रेशर को हम लोग झेल नहीं पाते हैं। इसी वजह से अगर कोई लोग जाते भी हैं ना तो एक इंस्ट्रूमेंट अलग तरीके का होता है जिसमें उसको बना के भेजा जाता है कि उसके प्रेशर को झेल सके। वहाँ पर जो वाटर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, अगर हम लोग वहाँ गए तो सब कुछ फटफुटा जाएगा, मतलब कि जो अंदर तक की नसें हैं ना वो इतने प्रेशर को झेल ही नहीं पाएंगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। इसी वजह से हमने इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज़ किया। अब इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के बाद हुआ क्या, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के बाद हुआ क्या कि उसने बताया कि भाई ये देखो कुछ इस तरीके की इमेजेस हैं जो समुद्र के फ्लोर के अंदर दिखाई देती हैं भाई। अब ये क्या है तो इनको अभी हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ओशन फ्लोर की मैपिंग के ऊपर ये ध्यान दिया गया कि जो ओशन का फ्लोर है उसको अगर हम लोग 3 मेन हिस्सों में डिवाइड कर दें तब हमको पता चल जाए कि ओशन का फ्लोर एग्जैक्टली है किस तरीके का। अब वो 3 तरीके क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले को बोलते हैं कंटिनेंटल मार्जिन। कंटिनेंटल मार्जिन के बाद आपका आता है डीप सी बेसिन, और डीप सी बेसिन के बाद आता है मिड ओशनिक रिजेस। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, कुछ फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए ध्यान से देखिएगा बहुत। देखिए
मान लीजिए कि आपका एक कॉन्टिनेंट है, ये मान लीजिए आपका है, ये क्या लग रहा है, साउथ अमेरिका है ना, ये हमने मान लिया ये हमारा है क्या, साउथ अमेरिका, ठीक है। और यहां पर फिर कौन सा चीज हमारा दूसरा वो पड़ता है कॉन्टिनेंट, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। बहुत ध्यान से देखिएगा चीजें क्या होंगी। हम क्या करेंगे, एक बार ईस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ से इधर वाल बढ़ेंगे, ओशन में डेप्थ में जाएंगे, हम एक तरफ से इस तरीके से आएंगे और एक हमारा कन्फ्लुएंस पॉइंट होगा, वहां पर आने के बाद दोनों मिल जाती हैं। ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली। तो हुआ क्या कि जब हम साउथ अमेरिका की तरफ से जब इसमें जा रहे थे तो जो सबसे पहला पोर्शन हमको पड़ा, उसके बाद हमें एक दूसरा पोर्शन पड़ा गहराई में और जाने पर, उसके बाद हमें तीसरा पोर्शन पड़ा गहराई में थोड़ा और जाने पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, जैसे जैसे पोर्शन आगे बढ़ते जा रहे हैं गहराई बढ़ती चली जा रही है। अब इधर वाले से आइए, अफ्रीका की तरफ से जब चले तो पहला पोर्शन, फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन, फिर उसके बाद तीसरा पोर्शन, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक। उसके बाद जो दूसरा वाला प्लेन है इसको बोलते हैं डीप ओशन बेसिन, डीप ओशन बेसिन, और इसी का दूसरा नाम हम लोग लिखते हैं एबेसल प्लेन, एबेसल प्लेन। एबेसल का मतलब ही होता है डेप्थ में कोई चीज होना, किसी भी चीज का डेप्थ में होना, वो एबेसल प्लेन है। फिर जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हमने बोला मिड ओशियानिक रिजेस, ओके, मिड ओशियानिक रिजेस। तो पहला क्या, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, नंबर 2 पे डीप ओशियानिक बेसिन, और नंबर 3 पे है मिड ओशियानिक रिजेस। अब इस तरफ से हम चलेंगे तो इस तरफ से जब चलेंगे तो यही वाला कॉन्टिनेंटल मार्जिन, उसके बाद दूसरा क्या था, डीप ओशियानिक बेसिन, डीप ओशियानिक बेसिन हो गया, और तीसरा क्या हो, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर अगर हम अफ्रीका की तरफ से आ रहे हैं तब भी मिले जा रहे हैं, और चाहे हम साउथ अफ्रीका की तरफ से आ रहे हैं तब भी मिले जा रहे हैं। ये 3 स्टेप होंगे, इन्हीं 3 स्टेप को हमने वहां पर फिगर में दिखाया, जो कि हम लोग अभी आ जाके एक्सप्लेन करेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर मैकेनिज्म हो किस तरीके से आ रहा है, क्लियर है बात? यस 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 यस। देखो, सबसे नंबर 1 पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एक जो उसकी डेप्थ है, डेप्थ को समझने के लिए हमने एक 2 हिस्सों में डिवाइड किया। हम एक तरफ साउथ अमेरिका से आ रहे हैं, एक बार हम अफ्रीका की तरफ से आ रहे हैं। चाहे हम साउथ अमेरिका की तरफ से आए, चाहे हम अफ्रीका की तरफ से आए, डेप्थ की एनालिसिस समझने के लिए हमें उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा डेप्थ के अकॉर्डिंग। पहला जो हिस्सा है उसको हमने कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोला है। क्या है अभी ये हम आगे बताएंगे आपको। दूसरा स्टेप क्या होता है, डीप ओशन बेसिन, जिसको हम एबेसल प्लेन के नाम से जानते हैं, ये डेप्थ बढ़ने पर आता है। उसी तरीके से तीसरा क्या होता है, मिड ओशियानिक रिजेस, मिड ओशियानिक रिजेस, ये तीसरा स्टेप होता है इसकी मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए। अब अगर हम इसी, ये कौन, अच्छा बताइए ओशन कौन सा पड़ रहा है, ये ओशन कौन सा है बताइए? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्यों हम ले रहे हैं अभी आगे बताएंगे। अब इसी तरीके जब अफ्रीका से आएंगे तो पहला वाला सेगमेंट क्या है डेप्थ को समझने के लिए, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरा वाला डीप ओशन बेसिन, और तीसरा वाला मिड ओशियानिक रिजेस। मिड ओशियानिक रिजेस चाहे हम इधर वाला से हैं, इधर वाला से हैं, दोनों के कन्फ्लुएंस पॉइंट होती हैं। अभी हम इसके बारे में एक एक चीज देख रहे हैं। यहां तक इसकी कैटेगराइजेशन समझ में आ रही है? यस यस यस, एनी डाउट? यस। सॉरी, कम अगेन। क्या है, मतलब मीनिंग क्या है? अभी मैं बता रहा हूँ, सब बता, नहीं आपको ये वो समझ में आ रहा है ना कि जो कन्फिगरेशन है, देखो कहने का मतलब ये है कि जब हम अफ्रीका से डेप्थ में उतरेंगे तो एक रेंज में जाने के बाद हमें ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी आएगा, डीप ओशियनिक बेसिन भी आएगा, और ये मिड ओशियनिक रिजेस आएगा। हम इधर से चलेंगे तब भी आएगा, लेकिन जब दोनों के कन्फ्लुएंस पॉइंट जो है वो मिड ओशियनिक रिजेस है। बॉक्सेस नहीं है, मैं समझाने के लिए बस दिखा रहा हूँ। अभी क्या है अभी आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम।
नहीं मैंने बताना अभी सिर्फ कैटेगरी की है कि 3 कैटेगरी में हम उसको समझेंगे, सिर्फ समझो। अभी फिगर जब दिखाएंगे तब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अभी आप देखिएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही ट्रेंचेस आती हैं और ट्रेंचेस सबसे डीपेस्ट पार्ट हो जाता है। अभी बस इतना समझो कि उसकी मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए अगर हम कॉन्टिनेंट से डेप्थ में जाएंगे ओशन की तो 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, बस इतना भी समझो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिया चूंकि इसकी मुझे अभी आगे जरूरत पड़ेगी। ओके, अभी मैं आगे बढ़ता हूं, अभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, देखिएगा, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन सबसे नंबर 1 पे होता है, उसके बाद हम डीप सी बेसिन देखते हैं, फिर उसके बाद मिड ओशनिक रिजेस देखते हैं। क्या है एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1 कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ध्यान से देखिएगा। कॉन्टिनेंटल मार्जिन के 4 पार्ट हैं। अब सबसे पहले देखिएगा, जब इस फिगर को समझने की कोशिश करिए, ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये है आपका कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये कोस्ट है, ये जो इलाका दिख रहा है ये कोस्ट है। यहां से जमीन, अभी यहां पे जमीन है, पता चला यहां पर हमारे कोई खड़ा हुआ है, अब जो भी समझ लो, बाल जिसके बहुत अच्छे हो, है ना, कोई एक पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है। तो जब कोई भी पर्सन कोस्ट में खड़ा होगा और समुद्र के जस्ट बगल में हो और जब समुद्र में इंटर करेगा, जब उसका पानी पांव तक होता है, पांव तक, घुटने तक या थोड़ा कमर तक, वो जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ पे स्लोप लिखा हुआ, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यस, देखिए क्या होगा, जैसे आप समुद्र के बगल में खड़े हो, अभी जमीन पे हो, लेकिन आप जब धीरे धीरे समुद्र की तरफ आप चलने लगोगे, है ना, तो जब बहुत थोड़ा सा पानी होता है आपके पैरों के पास से, घुटनों तक, कमर तक या यहाँ तक, मतलब 4-5 फीट, 7-8 फीट, 10 फीट, जो भी हो, जो सबसे कम वाला पानी, आप जाते तो हो लेकिन लहर आपको पीछे फेंक देगी, तो जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होता है, जहां पर लगता है कि अभी ज्यादा गहरा नहीं है समुद्र, वो जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ऐसा जगह कि जहां पर कॉन्टिनेंट और ओशन आकर आपस में मिल रहे होते हैं, सबसे पहली जगह जहां पे होती है, जहां पे पानी बहुत कम होता है, बहुत गहराई नहीं होती, आप खुद ही देख सकते हो अभी पानी की गहराई एकदम कम है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब देखिए, अब क्या हुआ कि एकदम से होता है कि समुद्र की गहराई बढ़ने लगती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम से क्या होता है कि इसकी जो गहराई होती है बढ़ने लगे। आप ऐसे जैसे चल रहे हो जी, चल रहे हो, तो एकदम से स्लोप आ गया, कुछ ऐसा हुआ कि स्लोप आ गया, तो ओशन में आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, फिर एकदम से क्या होगा, आपका पैर फिसला, एकदम धाम से नीचे चले जाओगे, एकदम से गहराई आ जाती है। तो वो पोजीशन कि जहां पर एकदम से गहराई आ जाती है और एक स्लोप क्रिएट हो जाता है, जस्ट लाइक दिस, ये जो पोर्शन होता है ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें अब क्या हुआ, एकदम से गहराई बढ़ गई है, गहराई बढ़ गई, ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि जो यहाँ पे जो समुद्र है, अब समुद्र के पास जो रिवर आती है, तो जो अपने साथ सेडिमेंट ला रही होती है, क्या ला रही होती है, सेडिमेंट लाती है। तो सेडिमेंट लाते 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 लाते, क्योंकि पानी का तो बहाव होता ही है, तो वहां पे डिपॉजिट ना होकर फिर यहाँ से फिसलता हुआ, स्लोप के जरिए से फिसलता हुआ हल्का हल्का यहाँ पर एक पोर्शन आता है जहाँ पर हल्का हल्का वो डिपॉजिट हो जाता है। जैसे ये पोर्शन होता है, यहाँ पर हल्का हल्का डिपॉजिट होता है, अभी भी यहाँ पे ढाल बहुत है, पूरे तरीके से डिपॉजिट नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होने लगता है। इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल स्लोप के और नीचे आने पर एक जगह पर हल्का सा थोड़ा सा उठान आती है, जहां पर लगता है कि कोई चीज राइज हो रही है, एकदम से स्लो होता है पर हल्की सी, देख ना यहाँ पर हल्की सी थोड़ी सी उठान आई है, हल्की सी, बहुत माइन्यूट सी। जो पोर्शन, जिस जगह से ये हल्की सी उठान आना स्टार्ट होती है, इसका नाम हम लोग देते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज, बात समझ में आ रही है? पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो सेडिमेंट जो क्या नाम है, जो रिवर्स सेडिमेंट लाके यहाँ पर डिपॉजिट कर रही होती है, तो ओशन के किस पार्ट में सेडिमेंट डिपॉजिट होगा? सेडिमेंट की डिपॉजिट होने की जो स्टार्टिंग होती है वो कॉन्टिनेंटल राइज पर होने लगती है।
इट मीन्स कि अगर रिवर यहाँ से आई है तो रिवर यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करेगी, यहाँ पे नहीं करेगी, बल्कि स्लोप पे आने के बाद एक कुछ उसको ऐसी लोकेशन मॉर्फोलॉजी ऐसी मिलती है कि वहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है। तो वो पोर्शन जहाँ पर सबसे पहले आप रिवर्स के द्वारा लाया गया सेडिमेंट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होने लगता है, उसकी वजह से कॉन्टिनेंटल स्लोप के नीचे हल्का सा एक राइज आता है। देख रहे ना, कॉन्टिनेंटल स्लोप ऐसी थी कि हल्का सा राइज आया, इसी को हम लोग कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सेडिमेंट डिपॉजिट होने लगता है, लेकिन अभी भी स्लोप बहुत है, पूरे तरीके से सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं हो पाता। उसके बाद ये राइज के बाद और भी नीचे चला जाता है, तो ये आपका कॉन्टिनेंटल राइज होता है। यहां तक बात क्लियर है सबको? तीनों फेज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड द कॉन्टिनेंटल राइज, बात क्लियर है सबको कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान देखिए, अब उसके बाद एक नया फिगर हमको दिख रहा है, ये दिस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक चीज तो पता होगी कि जो हमारे ओशन है या हमारा जो पूरा जो वर्ल्ड है वो अलग अलग तरीके की क्या पे बना हुआ है, आपकी प्लेट्स के ऊपर है। ये तो बात क्लियर है सबको कि नहीं? कि हम, है ना, अब जो प्लेट्स होती हैं वो भी दो तरीके की जनरली होती है, एक होती है ओशियनिक प्लेट और एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, है ना? बात सही है ना? दो तरह की प्लेट्स जनरली होती हैं, एक ओशियनिक प्लेट होती है और एक क्या होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ध्यान से देखना, ओशियनिक प्लेट मान लीजिए कि ये है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान से रखिएगा, हमेशा लाइफ भर में काम आएगा। एक प्लेट आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, वो इस तरीके से जा रही है, एक इसी तरीके से प्लेट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओशियनिक प्लेट, ओशियनिक प्लेट जो इस तरीके से आ रही है ना? तो अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा, अगर ये प्लेटें आपस में लड़ेंगी तो इसके सबडक्शन जोन पे हो, मतलब कि इसके जो यहाँ पे ये दोनों चीजें मिल रही होंगी तो यहाँ पर होगा क्या, कौन सी प्लेट ऊपर जाएगी और कौन सी प्लेट नीचे सबडक्ट करेगी, और क्यों? कॉन्टिनेंटल वाली ऊपर जाएगी, वेरी गुड, कॉन्टिनेंटल वाली ऊपर जाएगी। इट मीन्स कि ये जो प्लेट है ना ये नीचे की तरफ सबडक्ट करेगी, नीचे की तरफ सबडक्ट करेगी। क्या करेगी? ओशियनिक प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट करेगी, यूं है वो यूं आएगी। तो आप देखो ना यहाँ पर एक छोटा सा रीजन बन रहा है ना, ये पर्टिकुलर जो रीजन बन रहा है, ये वाला रीजन देखो ना, ये वाला, ये आपको दिख रहा है कि छोटा सा है, लेकिन अगर ओशन फ्लोर में आप देखोगे तो ऐसे करने के बाद ये इतना गहरा गहरा बन जाता है। तो क्या कंडीशन है, जब कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट आपस में आके सबमर्ज होती हैं तो जो सबडक्शन जोन पे जो ओशियनिक प्लेट है वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ डेंसिटी एंड हैवीनेस। और जब वो नीचे की तरफ जा रही होती है, तो जब नीचे की तरफ जा रही होती है तो फिर एक जो पर्टिकुलर जो ये वाला सीजन बन रहा है ना, ये जो आकृति बनती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंच। और ये कभी कभी इतनी खतरनाक होती हैं, इतनी खतरनाक होती हैं कि इसके अंदर अगर आप माउंट एवरेस्ट को पूरा डाल दो तो पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट ऐसे चला जाएगा और ये डकार तक ना लेगी, इतनी कर्राजीन है, समझ रहे ना? मैरियाना ट्रेंच, इसके बारे में जाके पढ़िएगा। मैरियाना ट्रेंच जो कि आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला जो पोर्शन है ना, वहां पर एक है मैरियाना ट्रेंच। और आजकल एक ट्रेंच बहुत न्यूज में है, टोंगा ट्रेंच, पता है? अरे भाई, टोंगा ट्रेंच में अभी ओशन में वहां पर बहुत तेज ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, नहीं पता चला? टोंगा ट्रेंच में सर्च करिएगा थोड़ा सा, टोंगा आइलैंड के पास क्या नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो टोंगा आर्कियोपेलागी मिलता है, आइलैंड है। वहां पर बहुत तेज समुद्र में क्या हुआ है कि एक ज्वालामुखी फूटा है, उसकी वजह से जो उसके रीजन के जितने भी आपके कंट्रीज हैं तो वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, तो वो भी एक ट्रेंच है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि ट्रेंच का फॉर्मेशन कैसे होता है बिलो द ओशियन, कैसे होता है कि जब ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ में मिलती है तो एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है जिसमें ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है, फिर जब नीचे जा रही होती है तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये छोटा सा ना होकर बहुत गहराई क्रिएट करता है, उसी के जरिए से ट्रेंच बनती है, ठीक है? और ये यस सर, लेकिन जब
किताब होता है ना कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट का इससे टक्कर होती है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट कहा जाती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट तो ऊपर ही रहती है, तो फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट कहा जाती है, यहाँ तो सिर्फ ट्रेंच दिख रहा है। नहीं, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया कि ये जो चीजें आपको दिख रही हैं इसमें हमने बताया प्लेट्स का ही कॉन्सेप्ट है। अभी एक दिन हम ऐसे पढ़ा रहे थे, मॉर्निंग में क्लास हमारा चल रहा था, तो कहने लगा सर अगर, एक बंदे ने मुझसे बोला सर अगर ये टकरा रही हैं तो हमारा देश खत्म क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा मेरे बच्चे, हमारा देश नहीं टकरा रहा है, बल्कि हमारा देश जो इंडियन प्लेट पे है वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है। तो यूरेशियन प्लेट के, और वो जो बहुत छोटा सा हमको दिखता है, लेकिन वो अगर साइज में देखो तो बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि सबडक्शन होने पे कोई इशू है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेंच का फॉर्मेशन है हमेशा ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल ट्रेंच के कन्वर्जन के होने के बाद ही मिलेगा। कन्वर्जेंस होने पर हमेशा नीचे की तरफ आपकी जो ओशियानिक प्लेट है वो सबडक्ट करेगी, और वहाँ पर सबडक्शन करने के बाद जो ये वाला रीजन है वही ट्रेंच का फॉर्मेशन करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और मैं बोल दूँ, जब ओशियानिक प्लेट करेंगे तब आपका ट्रेंच नहीं फॉर्म होगा। ये थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखिएगा, आने वाले क्लासेस में हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे। तो इन नेचुरल ये बोलूँ कि ये जो चारों तरीके के राइज, स्लोप, डीप ओशियनिक ट्रेंच, ये सब चीज़ें हैं, ये एक असेंबलिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलके कॉन्टिनेंटल मार्जिन को क्रिएट करते हैं। या कॉन्टिनेंटल मार्जिन को समझने के लिए हमें चार चीज़ों को समझना पड़ता है: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और अगर कुछ जगहों पर डीप सी ओशियनिक ट्रेंचेस के बारे में भी हमें बात करनी पड़ती है। ये है आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। यस सर, एक बार ये समझा दीजिए सर कि कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब ओशियनिक प्लेट सर आती है सर, इसमें जो नीचे चली जाती है सर ओशियनिक प्लेट, सर क्यों नहीं जाती? देखिए कॉन्टिनेंटल प्लेट ये चल रही है, ओशियनिक प्लेट ये चल रही है। भारी इसमें से कौन है बताओ? ओशियनिक। इसी वजह से तो वो नीचे की तरफ होती है ना। भैया मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को पहले क्लासेस में कि ओशियनिक प्लेट एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, उनकी डेंसिटी कहीं ना कहीं हैवी होती है। डेंसिटी हैवी तो कहीं ना कहीं वो भारी होगा। तो उसकी जब ये आपस में कर रही होती है तो ये जो ओशियनिक प्लेट होती है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, और जब नीचे सबडक्ट करती है तो इस तरह का कुछ हल्का सा, अब जाहिर सी बात देखो अगर हम ऐसे टकराएंगे, लेकिन अगर हम ऐसे करें तो एक पर्टिकुलर एक छोटा सा रीजन बन रहा होता है। जो ये रीजन बन रहा होता है उसी को हम लोग ट्रेंचेस बोलते हैं। अब ये नीचे क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी। जो ओशियनिक आपकी जो प्लेन है उसकी डेंसिटी हाई होती है, इसी वजह से वो नीचे की तरफ सबडक्ट। अरे जाहिर सी बात है भारी चीज़ हमेशा नीचे की तरफ ही जा रही होती है, जो पतली हल्की चीज़ होती है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका दूसरा वाला पोर्शन। ध्यान से देखिएगा। सी दिस अगेन नाउ। अब हुआ क्या हुआ कि हमने कॉन्टिनेंटल मार्जिन देख लिया, हमें पता था कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, और क्या है ये क्या है कॉन्टिनेंटल राइज। ये चीजें हम देख चुके हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया था, कॉन्टिनेंटल राइज पे हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट होने लगता है, हल्का हल्का, लेकिन पूरे तरीके से नहीं होता। तो जो इतना पोर्शन था इसको हमने क्या बोला था, इस वाले पोर्शन को हमने क्या बोला हुआ है, ये जो इतना वाला पोर्शन है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं इसको हमने एकदम कॉन्टिनेंटल मार्जिन, है ना। अब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बाद का जितना भी प्लेन है, जितना भी होता है सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, एबेसल प्लेन या डीप सी बेसिन भी इसको बोला जाता है, और इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, एबेसल प्लेन। एबेसल प्लेन में क्या है कि ये एक फ्लोर टाइप का है। फ्लोर टाइप का मतलब कि इतना बड़ा फ्लोर है कि भाई जो भी रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट लेके आई थी, या जो भी सेडिमेंट यहाँ पर स्लोप से ढह रहा था, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ पर से हो गई थी, अब सारा सेडिमेंट लाके यहाँ पे भाई इकट्ठा कर दो। तो कहाँ पे इकट्ठा करोगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट जगह मिल गई, कोई स्लोप लोप नहीं है, तो जितना सेडिमेंट यहाँ से आ रहा होता है वो सब यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। एक चीज और बता दूं कि ओशन फ्लोर के सबसे डीपेस्ट पार्ट आपके एबेसल प्लेन ही होते हैं, जो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बाद पाए जाते हैं। ओशन के सबसे डीपेस्ट पार्ट होते हैं आफ्टर ट्रेंचेस। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि ओशन में सबसे डीपेस्ट पार्ट क्या है, तो वो ट्रेंचेस जनरली होती है, और उसके बाद सबसे डीपेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एबेसल प्लेन। तो क्या है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्लेस दैट लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड द मिड ओशनिक रिजेस। मतलब कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन
और यहाँ पे क्या होगा, मिड ओशनिक रिजेस अभी बनेंगी। इनके जो बीच का पोर्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबेसल प्लेन, एबेसल प्लेन या डीप सी ओशियन। ओके, द एरिया वेयर द कंटिनेंट सेडिमेंट दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन गेट्स डिपॉजिटेड, मतलब कि इधर वाले से जो भी कंटिनेंट की तरफ से हमारा डिपॉजिट आ रहा होता है वो यहाँ पर आकर सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है एबेसल प्लेन में। और ये एबेसल प्लेन इज अ सैंडविच बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड द मिड ओशियनिक रिजेस, उसके बीच का एक पॉइंट हो रहा होता है। ये बहुत बेसिक सा है, इसमें कुछ ज़्यादा खास जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। यस, कोई कुछ कह रहा है? ट्रेंच कहाँ है? वही बता रहा हूँ, ट्रेंच हमेशा वही बनेगी कि जहां पर कंटिनेंट और ओशियनिक बेल्ट आपस में मिल रही होंगी, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक बेल्ट आपस में मिल, जहां पर कॉन्टिनेंट और ओशियनिक बेल्ट नहीं होगी वहां पर ट्रेंचेस नहीं बनेंगी। जस्ट लाइक दिस, इट मींस कि ये वाला जो पोर्शन है वहां पर क्या है, ओशियनिक और ओशियनिक या कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट ही आपकी बेल्ट्स हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक बेल्ट्स नहीं है, प्लेट्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंचेस बनेंगी ही बनेंगी। ट्रेंचेस बनने की मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है, ओशियनिक एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का आपस में मिलना। ऐसा नहीं है, हो सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो एबेसल प्लेन बात क्लियर है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन के आगे वाले पोर्शन को हम लोग एबेसल प्लेन कह रहे होते हैं। ओके, अब ये देखिए, ये वाला इमेज कुछ ज़्यादा ही क्लियर होगा और ताकि सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। पहले उसको पढ़ते हैं कि मिड ओशियनिक रिजेस होती क्या है, इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ द चेन ऑफ इंटरकनेक्टेड माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन, मतलब समुद्र के भीतर पाए जाने वाले माउंटेन्स की एक चेन है। कैसी चेन है, देखिए, ये देख रहे ना, ये चेन है, यहां से चलिए, ये चेन है। इसी तरह की ये चल रही है, एक चेन ये चल रही है, एक चेन ये चल रही है, मतलब ओशन के अंदर, फ्लोर के अंदर, समुद्र के नीचे माउंटेन्स की एक चेन पूरी चल रही है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। अब ध्यान रखिए, इंडिया अभी तो कहीं पे है, ये इंडिया है, इंडिया में ये कौन सी रेंज है, हिमालय माउंटेन रेंज है जो ऊपर की तरफ है। यहां पे कौन सी रेंज है, साउथ अमेरिका ये है, यहां पे कौन सी रेंज है, एंडीज। यहां पे कौन सी रेंज है, रॉकीज, ठीक है। तो ये सब हमारे जमीन के ऊपर है, लेकिन जो ये वाली माउंटेन रेंजेस है ये क्या है, जमीन के नीचे कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। और आप देख रहे हैं ना, इतनी सी है हिमालय की रेंज, अब इसको देख लिए कितना हैवी है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन चेन कहां पर है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा, बिलो द ओशन सरफेस और अबव द ओशन सरफेस। अगर अबव द ओशन सरफेस आएगी तो अलग हो जाएगी, बिलो द ओशन सरफेस है तो आपको कहीं ना कहीं अटलांटिक रिज को ही बताना पड़ेगा। अभी मैं दिखा रहा हूं, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा। पेशी आते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत ध्यान से दिएगा, दो सबमर्ज्ड अंडर द ओशनिक वाटर, सरफेस ऑफ द अर्थ पर पाए जाने वाली सबसे लंबी जो माउंटेन चेन है वो मिड ओशनिक रिजेस ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कहाँ है, ओशनिक वाटर के बिलो हैं, उसके नीचे पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट, कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रस्ट, a fraction plateau and the flank zone all along its length। अभी मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और चौथा पॉइंट, द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रस्ट इज अ जोन ऑफ इंटेंसिव वोल्केनिक एक्टिविटी। अब इस इमेज पर मेरे साथ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में एक एग्जांपल लिया था, ये मान लीजिए कौन सा कोस्ट है, साउथ अमेरिका का कोस्ट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला कौन सा पोर्शन है, अफ्रीका का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम अफ्रीका की तरफ से चले तो ये पहाड़ है, ये क्या है, कंटिनेंटल शेल्फ।
ये वाला पॉइंट क्या है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर उसके बाद स्लोप क्या हो गया? फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल राइज था, फिर ट्रेंच भी आ गई। फिर उसके बाद क्या है? एबेसल प्लेन। ओके, यहां तक का जो पोर्शन है इसको हमने क्या बोला था? कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने क्या बोला था? एबेसल प्लेन। और अब क्या हुआ? ये जो देख रहे हैं ना उठी उठी चीज, ये जो देख रहे हैं उठी उठी चीज, यही है हमारी मिड ओशनिक रिजेस। अभी ये कैसे बनती है इसको मैं बताऊंगा, पहले सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देख लिए। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एबेसल प्लेन, मिड ओशनिक रिजेस। अब इधर वाला सही अफ्रीका की तरफ से, ये वाला पोर्शन क्या है? कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये क्या है? एबेसल प्लेन। ये क्या है? मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक। अब मिड ओशनिक रिजेस के बारे में कैसे बनती है थोड़ा ये ध्यान से देख लिए। ये बनेगी दो तरीके से, एक बनेगी डाइवर्जन की वजह से और एक बनेगी कन्वर्जन की वजह से। बहुत ध्यान से देखिए, कन्वर्जन की वजह से। अब ये किसका डाइवर्जन किसका कन्वर्जन हो रहा होगा? अगेन प्लेट्स का। बहुत 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 ध्यान से देखिएगा। अब देखिए डाइवर्जन का कन्वर्जन का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने आपको वो बताया था, क्या नाम है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में कन्वर्ज करी तो फिर क्या हुआ? एक जैसे पेपर की तरफ से इधर से मैंने फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, तो फोर्स लगने की वजह से जो बीच में एक फोल्ड हो गया, फोल्ड माउंटेन जो उसी की वजह से बनते हैं। तो कन्वर्जन की वजह से जब ऐसे पहाड़ बन जाएंगे जमीन पानी में, तो जो इस तरह के फोल्डर बनते हैं तो वो हमारी मिड ओशनिक रिजेस होती हैं। पहला तरीका होता है कन्वर्जन की तरफ से। डाइवर्जन की तरफ से क्या होता है कि मान लीजिए तो कि दो प्लेटें हैं जस्ट लाइक दिस, ये है हमारी प्लेट 1, ये है प्लेट 2 और ये है हमारी प्लेट 1। ध्यान से देखिएगा, प्लेट 2 इस तरफ भागने लगी, डाइवर्ज होने लगी, और प्लेट 1 इस तरफ डाइवर्ज होने लगी। तो भाई जब ये दो प्लेट इस तरफ डाइवर्ज हो रही हैं, बहुत ध्यान से, जब इस तरफ डाइवर्ज हो रही हैं तो प्लेट पाई किस पे जाती है? एस्थोनोस्फीयर पे ही पाई जा रही होती है। और एस्थोनोस्फीयर की क्वालिटी आपको पता है कि वहां पर क्या होता है? एस्थोनोस्फीयर में क्या? लावा होता है। तो लावे को जैसे ही हल्की सी जगह मिलेगी तो भाई यहां से निकलेगा, फूटेगा, फुटूं, यहां से फूटेगा, फिर फूटेगा, ऐसे फूटता चलाएगा, फिर फूटेगा, फिर फूटेगा, फिर फूटेगा। तो याद देख रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे डाइवर्जेंट होने पर ये भी एक तरीके का माउंटेन बनाती है। और माउंटेन इस तरीके से बन रहा है कि बीच में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसमें हल्की सी, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, एक हल्का सा स्पेस बन रहा है। ये जो स्पेस बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। और ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन, ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहां से लेके ये जो पूरा है, यही तो है मिड ओशनिक रिजेस। अब बात समझ में आ रही है कि दो प्लेटों के डाइवर्जेंट और दो प्लेटों के कन्वर्जेंट दोनों होने पर मिड ओशनिक रिजेस बनती है। अगर कन्वर्जेंट होगी तो क्या होगा? ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगी, तब भी बनेगी। और लेकिन जब दो प्लेटें डाइवर्ज हो रही होंगी तो जो नीचे का लावा होगा वो चूंकि जगह पाने के साथ उसमें इतना हीट होती है कि ऊपर की तरफ वो भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा तो इस तरफ से लावा, 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 तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का शेप इस पे बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब इस इमेज को देखिए आप लोग, अब इस इमेज को देखिए, यहां से क्या हुआ? एक प्लेट इधर वाल भागी, एक प्लेट इधर वाल भागी, अंदर से लावा निकला, उसने यहाँ पे डिपोजिट किया, यहाँ पे डिपोजिट किया, यहाँ पे डिपोजिट किया, और करते 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 पूरा का पूरा इस तरीके से माहौल क्रिएट हो गया। ध्यान से देख रहे हैं ना? तो यहाँ पे ये जो अंदर आपको दिख रहा है ना लाइन, देखिए रिफ्ट वैली के लिए मार्क किया हुआ, ये जो अंदर गली टाइप की दिख रही है ना, ये आपको दिख छोटी रही है लेकिन अपने आपस में एक अथाह है। इसी को हमने क्या बोला? रिफ्ट वैली बोली है। तो क्या हुआ? मिड ओशनिक रिजेस इज अ कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ, मतलब कन्फ्लुएंस पॉइंट क्या? कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन है कि जो कि एक तरफ से कॉन्टिनेंटल मार्जिन और एबेसल प्लेन के बाद पाई जाती है, और अगर दूसरे कॉन्टिनेंट से देखें तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन एबेसल प्लेन के बाद मिला के कन्फ्लुएंस पॉइंट है। और अगर इसकी अब आपको इमेजेस देखनी है पूरे वर्ल्ड में तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देखिए इसमें आराम से, ये देखिए यहां पर क्या है? साउथ अमेरिका, यहां पे क्या है? नॉर्थ अमेरिका, यहां पे क्या है? अफ्रीका, यहां पे क्या है? यूरोप।
अब ये देखिए कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट के बाद कॉन्टिनेंटल मार्जिन होगा, एबेसल प्लेन होगा, फिर उसके बाद क्या है, मिड ओशनिक रिजेस, अगेन कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एबेसल प्लेन, मिड ओशनिक रिजेस। तो ये पूरी कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन है। बात क्लियर या नहीं? डाइवर्जेंस वाला ओके, बहुत इजी, बहुत इजी। देखो इमेज में ही देखिए, ये देखिए डाइवर्जेंस। मान लीजिए कि जो मान के लीजिए होता ही है, दो प्लेट है, सपोज प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है। एक दूसरे से जब चीजें दूर जा रही हैं, तो दूर जा रही है तो भाई ये जो प्लेट है ना, इनके नीचे क्या है, ऑब्वियसली एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर में हमको पता है क्या होता है, लिक्विड लावा होता है ना, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से वो लावा लिक्विड में, तो जब एक जगह जैसे बंद है तो नीचे से लावा ऊपर नहीं निकल पा रहा है, और जैसे उसको हल्का सा स्पेस मिला तो लावा यहाँ से बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर आएगा। यही तो रहा, प्लेट देखिए इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये जो लावा है ना, ये लावा कंप्रेस होकर एकदम से बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे निकला, ऐसे निकला, फिर और लावा निकलेगा, जब तक जगह मिलेगी नहीं निकलता रहेगा। तो ऐसे गिरेगा, गिरता रहेगा। तो यही जो पूरा है ना, यही तो हमारा आपका क्या बन जाती है, मिड ओशनिक रिजेस। मतलब कन्वर्जन के ऊपर भी आपकी मिड ओशनिक रिजेस बनेगी, डाइवर्जेंट होने पे भी मिड ओशनिक रिजेस बनेगी। बस ध्यान रखिएगा, जब कन्वर्जेंट होगा तो वहां पर रिफ्ट वैली नहीं बनेगी, बिकॉज वहां पर इस तरह का गैप नहीं होगा। फिर जैसे एक फ्लैट, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और जब कन्वर्जेंट होगी इस तरफ से आएगी, इस तरफ से आएगी, तो जब इस तरफ से आएगी तो फिर फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर रिफ्ट वैली, जैसे यहाँ पर ये रिफ्ट वैली बन रही थी, यहाँ पर रिफ्ट वैली नहीं बनेगी। बस इतना थोड़ा ध्यान में रखना है। बात क्लियर? यस। देखिए कन्वर्जन को एक्सप्लेन करने से मैं आपको बता रहा हूँ, हिमालय का एग्जाम्पल आप लीजिए। हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ? आपको पता है कि इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के साथ ऐसे कन्वर्ज हुई, ऐसे प्रोसेस में, है ना। तो ध्यान देखिएगा, जैसे इसको एक बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। एक प्लेन पेपर को लीजिए और पेपर को आप फ्लैट जगह पे रखिए और पेपर पे इस तरफ से और इस तरफ से जोर लगाइए। जब आप जोर लगाएंगे तो जो पेपर होगा बीच से ऐसे फोल्ड होने लगता है ऊपर की तरफ, है ना, फोल्ड होता है। आप इसको करके भी देख सकते हैं, है ना। तो जो फोल्ड होता है ना, तो इधर से एक प्लेट चल रही है, एक इधर से चल रही है, तो कन्वर्ज जब आपस में कन्वर्जेंस इसका हो रहा है तो प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ गई। तो इसकी वजह से भी तो एक माउंटेन बन रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिर वो भी मिड ओशनिक रिजेस होती हैं, मतलब माउंटेन लाइक शेप होता है। ओके चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो चीज और देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, हमने क्या देखा, तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज देख ली, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो यहाँ पर और भी पाई जाती हैं और हम उसको नहीं समझ पाते। लेकिन अब के बाद हम लोग, यस सर, जो पिछली वाली स्लाइड है उसमें जाइएगा सर, मैप वाली एकदम चलेगा, ये लीजिए सर। जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है वहां पे भी तो हो सकती है ना रिजेस। कहाँ पे सर, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो दो है, एक्सट्रीम लेफ्ट में मतलब आप इस तरफ, नहीं सर, इस तरफ, हाँ सर, हाँ। तो ध्यान देखिए, पहली बात ये जो है ये मिला हुआ है, ये एशिया है ना, ये अलग नहीं है, ये एशिया मिला हुआ है। एशिया अलग थोड़ी ना है, यहां से देखिए ये यूरोप है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच, एशिया नहीं, देखिए नॉर्थ अमेरिका के बीच में ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक छोटी सी रिज ये बन रही है, मिड ओशनिक रिज बहुत छोटी सी बन रही है। और दूसरी चीज यहाँ पे रखिए कि इसका भी कॉन्फिगरेशन ऐसे तरीके से है कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर जैसे ये नहीं बनी तो इसके नीचे कुछ और भी तरह के फॉर्मेशन हैं। अभी मैं दिखाता हूं, देखिए कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एबेसल प्लेन, ये तो मैंडेटरी बनेंगे ही बनेंगे। और अगर मिड ओशनिक रिजेस नहीं बनी तो उसके नीचे कुछ और भी तरह की अलग अलग टोपोग्राफी वहां पे पाई जाती है। अभी क्या पाई जाती है वही मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाने जा रहा था। तो अभी देखते हैं उसको, अभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बन सकती है, माइट भी बन सकती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि उसी तरीके की रिफ्ट वाली चीजें बने। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ये वाली इमेज को पहले, है ना, बहुत ध्यान से देखिए। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ये पूरा आपका रीजन क्या हो गया, ये आपका रीजन कॉन्टिनेंटल मार्जिन का हो गया, ये हो गया आपका एबेसल प्लेन, और फिर उसके बाद ये हो गया मिड ओशनिक रिजेस।
है ना। अब इसी तरीके से अगेन ये भी क्या है, एबेसल प्लेन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, और ये क्या है आपका कॉन्टिनेंट। अब देखिए कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही जो मुझे आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले सी माउंट, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। सी माउंट, सी माउंट के बाद हम चीज पढ़ेंगे ग्योट, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली देखेंगे। ग्योट इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखेंगे। इसी तरीके से आपका एक प्रोसेस और होता है आइलैंड, वोल्केनिक आइलैंड। ये तीन चीजें जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें क्या है, एक ही चीज के अलग अलग तरीके अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पाए जाने की वजह से उनको तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। ध्यान से देखिए, अगर कॉन्टिनेंट जैसे जो आपका सी फ्लोर है, सी फ्लोर पर अगर कोई माउंटेन है, क्या है माउंटेन, जस्ट लाइक दिस। अगर सी फ्लोर पे कोई फुल फ्लेज माउंटेन है और पूरा का पूरा वो सी फ्लोर के अंदर ही है, मतलब कि पानी के नीचे ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी माउंट। बात क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी माउंट। अगर इसी तरीके से अगर कोई हमारा माउंटेन है जो कि आप हमारे समुद्र के अंदर तो है लेकिन उसका एक कुछ पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ है सॉरी, जैसे मान लीजिए देखिए ये भी तो माउंटेन है लेकिन इसका एक छोटा सा पोर्शन ये देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जो माउंटेन बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जो छोटे छोटे से माउंट पॉइंट बाहर की तरफ निकले होते हैं, उनको एक आइलैंड बोल दिया जाता है। जैसे हमारा हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड जानते हैं, हवाई आइलैंड है लेकिन वो एक सी माउंट की सबसे अपर की टॉप है वो, मतलब उसका बेस है, आप नीचे जाएंगे तो पूरा एक माउंटेन है। माउंटेन का कुछ पोर्शन है जो समुद्र के ऊपर थोड़ा सा लेयर के ऊपर निकल आया है। इसका जो माउंटेन है, जो छोटा सा पीक बाहर है ना, उसके ऊपर पूरा एक आइलैंड बना हुआ है। तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्केनिक आइलैंड या सी माउंट आइलैंड या आइलैंड उसको बोल दिया जाता है। अगर उस पर वोल्केनो उसका बाहर निकला होगा तो वोल्केनिक आइलैंड हो जाएगा, अगर वोल्केनो नहीं होगा तो नॉर्मल वो आइलैंड कहलाता है, जैसा कि हमारा हवाईयन आइलैंड है। अभी क्या हुआ, बहुत ध्यान, यस हवाई पे जो माउंटेन है, मतलब सर हम कहते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट से लंबा अगर बेस से देखें। अब उसका नाम बताइएगा, बहुत है सर, फिर हम टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट को ही क्यों माना? देखिए वही मैं बता रहा हूँ, वो जो आप माउंट डिपेंड करता है क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि लार्जेस्ट चेन ऑफ माउंटेन क्या है, अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ध्यान से देखिएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन को पूछ किस तरीके से रहे। अगर वो आपसे कहें कि लार्जेस्ट चेन ऑफ द माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और उसमें मिड ओशनिक रिजेस दिया हो, तो कहीं ना कहीं आप मिड ओशनिक रिजेस में जो आपकी अटलांटिक वाली है ना, उसका नाम आप जरूर ले सकते हैं। लेकिन अगर पूछे कि ओनली अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ पूछा जाए, बल्कि बिलो सी के ना पूछा है, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है वहां पर ये डिपेंड करता है। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन यू मस्ट हैव टू हैव अवेयर कि कौन सी माउंटेन कहां पर पाई जा रही है और क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, उस बिहाफ पे होगा। वो जो आपका क्वेश्चन है उसकी जो लेंथ है लगभग 10,000 मीटर है, मतलब कि माउंट एवरेस्ट से भी नियरली 1 से 1.5 किलोमीटर ज्यादा ऊंचा है वो, अगर उसको बेस से हम लोग नापे। क्या नाम है उसका, उसका नाम पता करिएगा, नाम उसका पता करिए, बहुत प्यारा सा नाम है, हवाई के बारे में भी है, पता करिएगा, पता करके बताइए क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो माउंटेन ओशन के फ्लोर के नीचे रहते हैं उनको हम लोग सी माउंट बोलते हैं, और अगर वही माउंटेन की थोड़ी सी पीक समुद्र के ऊपर निकल आती है तो वो आइलैंड कहलाते हैं। अगर वो वोल्केनो है तो उसको वोल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो माउंटेन है इसकी जो अपर वाला पोर्शन ये टूट जाता है और कुछ इसका बेस इस तरीके से फ्लैट फ्लैट, देखो ना ये फ्लैट फ्लैट हो गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्योट। क्या बोलते हैं, ग्योट, ग्योट जो भी बोलते हैं, GUYOT, ग्योट बोला जाता है। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। एक टर्म और है जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बाकी बहुत सारे प्लेन है लेकिन उसमें ज्यादा जाने की जरूरत। एक टर्म और है ओजिस, ओजिस या ऑज बोला जाता है कभी कभी, कभी नाम सुना इसके बारे में? नो सर।
देखिए ओसिस क्या होते हैं, देखिए क्या होता है कि अब ये ओशियन है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे मरीन एलिमेंट, मरीन आपके फौना एंड फ्लोरा पाए जाते होंगे। तो ऐसे आपके क्या नाम है जो आपके फौना या मछलियाँ या ऐसी चीज़ें कि जो समुद्र में मरती हैं और मरने के बाद वो कहीं पर डिपोजिट, जाहिर सी बात है उनका जो बॉडी होगी वो कहीं तो कहीं जाके स्टैंड बाय करेगी, तो एबेसल प्लेन में स्टैंड बाय करेगी, अलग अलग जगह पे जाके स्टैंड बाय करेगी, कहीं पे जाके तो रुकेगी ना फ्लोर पे। तो फ्लोर पे जाने के बाद जब उनका स्केलेटल और वो सब चीज़ें इकट्ठा होती हैं किसी एक जगह पर, तो उन्हीं का जो डिपोजिशन है उसी को हम लोग ओसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म हैं, खासकर जो मछलियाँ हैं, तो जब उनकी डेथ होती है तो वो कहाँ जाती हैं, वो फ्लोर के नीचे दब जाएंगी, और जब नीचे दब जाएंगी जिस जगह पर वो इकट्ठा हो रही होती हैं उसी को हम लोग ओसिस बोल देते हैं। ओके, तो दीज आर जस्ट फ्यू टर्म्स। अभी इसके बारे में और भी डेप्थ एनालिसिस है, लेकिन आपके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, तो इसको आप लोग देखिएगा, बाकी इसके हम लोग आपको इमेजेस आपको ट्रांसफर कर देंगे। ओके ओके, किस यस बताइए, कुछ क्वेश्चन कीजिए। सॉरी, नहीं कम अगे, देखिए मैं बता, देखिए एक चीज़ देखिए, रुकिए मैं खुद बता दे रहा हूँ, हो जाइए। हाँ एक मिनट मेरे बच्चों, एक मिनट जाओ, 1 मिनट। चलो देखो देखो, अब ये बात समझ में आई कि क्यों लिया था इसको हमने, है ना। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। ये है आपका ओशन फ्लोर और ये सी बेड है, मतलब कि यहाँ पर पानी है ना। अब देखो यहाँ पे 3 तरह के सी माउंटेन हो सकते हैं। पहला माउंटेन है कि जो सी बेड पे है, मतलब कि पूरे तरीके से समुद्र के भीतर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी माउंट। दूसरा हल्का सा बाहर निकल आया, ये इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड। अगर ये माउंटेन वोल्केनिक है तो वोल्केनिक आइलैंड हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल आइलैंड हो जाएगा। अब कुछ तरीके के माउंटेन ऐसे होंगे जैसे पहले इस तरह रहे होंगे, लेकिन किसी वजह से उनकी जो मुंडी है वो कट गई, मुंडी कट गई तो वो कुछ इस तरीके से हो गया ऐसे, बस इन्हीं को क्या बोल देंगे, गयोट। गयोट। ओके ओके, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट, एनीवन? होप सो नॉट। ओके वेरी गुड। और भाई ठंडक कम करवाओ भाई, कौन करवा रहा है ठंडी कम, जल्दी करवाओ भाई, बहुत ठंडी हो रही है यार, है ना। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर टुडे, और जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अगेन जल्दी बोल दिए, बाकी आपकी करंट अफेयर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे सर हमको डेली टरका नहीं रहे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ पहुँचे अच्छी पहुँचे। 1-2 वीडियोस हमको लगेंगे, हम अच्छे से घसीट लेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन जो चीज़ पहुँचे आपके पास क्वालिटी की पहुँचे, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी फिर आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू एवरीवन।